वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों, मरियम नवाज ने कल आज एक इंटरव्यू उनका जो है वो नशर हुआ है। अमार मसूद साहब ने उनका इंटरव्यू किया। पहले तो मुझे अमार मसूद साहब को मरियम के साथ इंटरव्यू करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। अमार मसूद साहब ने जितने इमरान खान के दौरे हुकूमत में जुल्म और जबर सहे हैं वो हमारे सामने हैं। बड़ी खुशी हुई कि वो फिर दोबारा हमारे सामने किसी बड़े अच्छे चैनल के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। अल्लाह ताला की ज़ात अमार मसूद साहब को कामयाब करे। वो एक नए सफ़र पर रवाना हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको कामयाब व कामरान करे। लेकिन बात करेंगे मरियम नवाज ने जो आज कहा। मरियम नवाज ने आज दो मोहरों को निशान इबरत बनाने का मुतालबा बाकायदा तौर पर कर दिया है। मरियम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार के जराइम की सज़ा का मुतालबा किया है। दोस्तों, ये दो नाम जो है ना, इस पे जितनी बात की जाए, जितनी बहस की जाए कम है। दो, वैसे तो 5 7 10 लोगों का टोला है, लेकिन ये दो लोग जो है ना, इनका बड़ा अहम किरदार है। जनरल फैज हमीद वो मोहरा है जो जनरल बाजवा के आगे था और सब कुछ करने वाला था। उसने जितनी तबाही इस मुल्क में मचाई है, इसका आप इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस पे जितनी बात करते जाए, जितने सफ़े लिखते जाए, जितने जुराइम लिखते जाए, पेपर कम पड़ जाएंगे, पेनों की स्याहियां खत्म होंगी, इनके जराइम की लिस्ट खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ जो साकिब निसार साहब हैं, अपने दौर में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, एक लंबी लिस्ट है। इनके जुर्म भी इतने लंबे हैं कि इस दुनिया में अगर इनको अभी जराइम की सजा देनी शुरू कर दी जाए ना, तो अगली इनकी जो जिंदगी है 10 साल है, 15 साल है, 50 साल है, वट एवर, और 2 साल है, 6 महीने है, कम अज कम ये अपनी जिंदगी में अपने जराइम का हिसाब नहीं दे सकेंगे। साकिब निसार साहब, इतने बड़े जुर्म हैं। और आज पाकिस्तान की जो हालत है, इन दो मोहरों का बड़ा हाथ है। मरियम नवाज ने कहा कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। वो जब DGIS था तो इसके खिलाफ सबूत लेकर अदालत गई थी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गया था और हमारी सजा की बात की थी और कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को सजा नहीं हुई तो ये दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। और जो हमने 2 साल इनको इलेक्शन हरवाने के लिए, पाकिस्तानी सियासत से आउट करने के लिए मेहनत की है, हमारी वो 2 साल की मेहनत जाया होगी। ये बात पहली दफा मरियम नवाज ने नहीं कही कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा कहा था। इससे पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हमारे इंटरव्यू के अलावा मीडिया पर बारहा ये फरमा चुके हैं कि मेरे घर पर आया था तो मैंने जनरल साहब से कहा था, जनरल साहब आपकी, उन्होंने कहा जी हमने 2 साल मेहनत की है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सियासत से आउट करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। मरियम नवाज का ये मुतालबा करना बहुत अहम है। यूं महसूस होता है कि अभी इस मुहाज पर काम बाकी है, इसलिए मरियम नवाज ये मुतालबा कर रही है। यानी इन किरदारों के इतराफ जुर्म से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन्हें निशान इबरत बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, इतराफ कर लेने से दावा नहीं हो जाएगा इस कौम का कि अगर आपने मान लिया और माफी दे दो, नहीं, इस दफा निशान इबरत बनाना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज ने यह इंकशाफ भी किया है कि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा साकिब निसार सबसे बड़ा मुजरम, इसको ब्रिगेडियर हदायत देता था। जी बिल्कुल, इसको एक ब्रिगेडियर जो हदायत देता था, जनरल फैज हमीद ने कंट्रोल किया हुआ था। साकिब निसार ने बद किरदार इंसान को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। आज वो मुंह छुपाता है। इसके करीबी लोगों ने बताया कि शादी की तकरीबात में नहीं जा सकता। आप अंदाजा करें, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ एक ब्रिगेडियर के हाथों कुटपति बना हुआ था और मुल्क की किस्मत के फैसले करता था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे इसके कोई पुराने साथी, कोई पुराने दोस्त, कोई पुराने कलीग साकिब निसार साहब के मिल जाए, तो उनसे साकिब निसार साहब की आज से 30 साल या 25 साल पहले की जिंदगी के बारे में बात की जाए कि ये कैसा इंसान था। कहा जाता है कि ये शुरू से लालची था और बड़ा शोहा, और पंजाबी के अंदर बड़ा शोहा थे, पाडा इंसान थी। इसको बड़ा शौक होता था कि ये हाईलाइट हो, और यही वजह थी। एक तो इसको बताया गया कि तुम ही इस मुल्क की तकदीर ठीक कर सकते हो, ज़हनी दिमागी तौर पर। और दूसरा, इसका मुंह इतना पैसों से भर दिया गया था कि इसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। लोग सोचते थे कि ये वाला चीफ आएगा तो ये नवाज शरीफ के हक में मुल्क हो जाएगा, क्योंकि इसने सारी उम्र नवाज शरीफ के तलवे चाटे हैं। इसका बाप नवाज शरीफ के पास मुलाजम था, और शायद इसको पहली जो है जॉब, या पहला जो इसको वो भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में
पंजाब में जो मतलब कि हुई थी, ऐसा सोचते थे लोग, लेकिन इसने जो किया मेरे ख्याल में वो इसने अपने इसका जो एक था ना जिसे कहते हैं कि अपना बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, बट चलो साकिब निसार के फैसलों ने मुल्क को मौजूदा हालात में बचाया। मरियम नवाज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आज वो निजी तकरीबात में नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जिन्हें सजाया सुनाई गई थी वो आज सीना तान कर अवाम में जाते हैं, अवाम इनका भरपूर इस्तकबाल करते। देखिए ये एक कुदरत का इंसाफ है कि उस वक्त जिन्होंने सजाएं सुनाई उस वक्त वो प्रोटोकॉल के साथ हर जगह जा सकते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी के साथ अकेले वो नहीं जा सकते थे तब भी, और जिन्हें सजाएं सुनाई थी वो जेलों में थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज कुदरत का देखें कमाल कि वो जिन्हें सजाएं सुनाई गई थी वो सीना तान कर लाखों के हजूम में जाए तो लोग उनको दीवानावार देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। मरियम नवाज की मिसाल आप लोगों के सामने है, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा है, और साकिब निसार साहब इस वक्त शादी की किसी तकरीब में जाने से गुरेजा करते हैं। कोई इंतहाई मजबूरी हो तो वो वहां पर जाते हैं, वरना किसी जगह पर जाने का नाम नहीं लेते। साकिब निसार के हवाले से एक और इंकशाफ हुआ है, असद तूर ने तस्दीक की है कि फैज हमीद इस वक्त डीजी थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें साकिब निसार, फैज हमीद, सुप्रीम कोर्ट के 3 और जज साहबान शामिल थे। इसमें इंतहाबी जो रिजल्ट है उनके फैसले होते थे, इसमें सियासतदानों के मुकदमों के फैसले होते थे, फलां को नाअहल कर दे, फलां को रखना है, फलां को टारगेट करना है, फलां के खिलाफ केस टेकअप करना है, इन पर अमल दरामद होता था। साकिब निसार खुद फराउन वक्त बनकर कहते थे कि 2-3 को तो मैं एक नजर से नाअहल कर देता हूं। आप अंदाजा करें कि साकिब निसार को ऐसे व्हाट्सएप के हैक होने की फिक्र नहीं, इस व्हाट्सएप से पता नहीं कौन कौन से राज तैयार हो चुके हैं। यानी मुल्क की किस्मत एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाई जा रही थी। अब साकिब निसार जो अभी से कह रहे हैं ना कि मेरा हैक हो गया है या मेरे व्हाट्सएप को मतलब किसी ने मतलब पकड़ लिया है, या तो वो सारा टोपी ड्रामा है। असल में वो सारी चीजें ऑलरेडी जाहिर है पहुंच गई हुई हैं, और अब वो जो लीक होनी है, अब वो जो सामने आनी है, तो इसलिए अभी से वो माहौल बना रहा है, ग्राउंड बना रहा है, बेस बना रहा है। लेकिन इससे कौम जो है ना वो माफी की गुंजाइश इस दफा नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि इबरत का निशान होना चाहिए, वो चाहे साबिक जनरल साहब हों, चाहे साबिक चीफ साहब हों, ताकि आइंदा के लिए देखें सेठ वकार इस दुनिया में नहीं रहे, परवेज मुशर्रफ भी इस दुनिया में नहीं रहे। सेठ वकार ने जो फैसला किया था वो तारीख में लिखा रहेगा। उस पर अमल दरामद करना ना करवाना, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, उस वक्त के अदारों का बड़ा चीखना चलाना अपनी जगह था, लेकिन सेठ वकार अपना काम करके गया था। उसने परवेज मुशर्रफ को वो सजा सुनाई थी जो वो सोच भी नहीं सकता था। इवन कहा था कि अगर वो नहीं आए, मर जाए, तो ला के इस्लामाबाद पर उसकी लाश को 3 दिन लटकाया जाए, ये उसकी सजा है। इसी तरह ये साबिक डीजी जो फैज हमीद साहब हैं, और इनके साथ साकिब निसार साहब जो हैं, इनको भी इस किस्म की सजाएं मिलनी चाहिए। अलामती सजाएं नहीं, इनको वाकई मिलनी चाहिए। इनको जेलों में जाना चाहिए, इनको अटक किले में रखना चाहिए। इन्होंने जो जुर्म किए हैं इनको पता चलना चाहिए, ताकि इनके बाद में आने वाले जज हों या जर्नैल हों, वो ये जुर्म करने से पहले 100 दफा सोचे कि हमारे पहले वालों ने जो जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के साथ की थी उनको ये सजा मिली थी। अच्छा, इधर जी चौधरियों का तोता मोहम्मद खान भट्टी फर फर और टर टर बोल रहा है। कुछ इंकशाफ किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। रकम घर और बाहर नकद वसूल करता था। मोहम्मद खान भट्टी साहब फरमाते हैं, एक्स राणा इकबाल हर काम मेरे साथ होता था। मोनस लाई से इनके घर में मामला तय करता था। क्या आप उनसे सवाल किया गया कि आपने क्या किसी और शोबे में सरमायाकारी की, तो जवाब दिया घोटकी शुगर मिल से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी। रहीम यार शुगर मिल बजरिया मोनस लाई 10 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया गया। मोनस लाई से करोड़ों रुपए का नगद लेन देन किया। शुगर मिल से हासिल होने वाली आमदन में से हर एक ने हिस्सा लिया। 10 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर खर्च किए। पंजाब असम्बली में 400 से ज्यादा मुलाजमीन की भर्ती किए गए। अनायतुल्लाह मलिक ने इंटरव्यू किए, मजाज अथॉरिटी था। अनायतुल्लाह लक ने इंटरव्यूज किए, मजाज अथॉरिटी में था। मोहम्मद खान की भट्टी की जायदाद की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। मोहम्मद खान भट्टी करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक निकले। मोहम्मद खान भट्टी लाहौर में पोल्ट्री फार्म और कंट्रोल शेड के मालिक, सुखचैन में 1 कनाल और जोहर टाउन में 7 मरले के घर का मालिक। आपके पास बैंकों में कितने पैसे हैं? बैंकों में 4.5 करोड़ से जायद पड़े हैं। मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने ईरान फरार होते हुए गिरफ्तार किया था, और मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन रहीम यार खान के पास है। जी, ये वो तोते हैं जिनमें चौधरियों की जान है, जिनके जरिए सारा काम करते हैं।
اب دیکھیں جو ٹیپو سلطان مونس علی باہر بیٹھا ہے وہ بھی اس چکر میں تھا کہ اس کو اندر سے لا کے ایران لایا جائے اور ایران سے آپ کو ایران سے افغانستان یا افغانستان سے ایران اور ترکی تو یہاں سے آگے لے جائیں گے تاکہ نہ یہ پکڑا جائے. یہ بھی ظاہر ہے جب تک باہر رہے گا بچا رہے گا انجوائے کرتا رہے گا بچے بھی آ جائیں گے اور چودھریوں کی خدمت یہاں سے بھی چلتی رہے گی. لیکن بدقسمتی محمد خان بھٹی کی یا چودھری برادران کی طوطا جو ہے وہ پکڑا گیا تھا. اور بلوچستان اس وقت مطلب رحیم یار خان میں اینٹی کرپشن کے پاس ہے. اب جب تک ان کے پاس ہے چودھریوں کی تو چیزیں پھر سامنے آتی رہیں گی. اچھا جی, عمران خان کا وسیم اکرم پلس پنکی پیرنی کا فرنٹ مین عثمان بزدار بھی پھنس رہا ہے. نیب اور اینٹی کرپشن کے شکنجے میں ہے, کافی انکشافات ہوئے ہیں. عثمان بزدار فرا گوگی کے خلاف تحقیقات کے دوران ایل ڈی اے کے ریکارڈ سے پلاٹس کی فائل غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق عثمان بزدار اور فرا گوگی نے مبینہ طور پر پوش علاقے میں کروڑوں روپے کے پلاٹ خریدے. پلاٹس کتنے میں خریدے گئے اس بارے میں دیگر تفصیلات جو ہے وہ ریکارڈ سے غائب ہیں. اینٹی کرپشن نے ایل ڈی اے سے 2 ارب مالیت سے متعلق معاملے کی فائل غائب ہونے پر جواب طلب کر لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ 150 پلاٹس کی فائل ایل ڈی اے کے ریکارڈ سے غائب ہوئی ہے. ایک ہی شخص کے نام 100 فائلیں پاور آف اٹارنی کے ذریعے منتقل کی گئی ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جوہر ٹاؤن اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ معظم رشید کو بھی طلب کر لیا. جی یہاں پر یہ چیزیں کھل رہی ہیں اور یہاں پہ جو فرا گوگی ہیں اور اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ جن کے فرنٹ مین تھے وہ کما کر پیسے بنی گالا کس کو بھیجتے تھے, یہ ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے ان کے نام پر ہو سکتا ہے آدھا پاکستان عمران خان صاحب جو ہے وہ فرا گوگی کے ذریعے کروا گئے ہوں گے. آخری خبر یہ ہے کہ بلوچستان وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک پہنچ گئی ہے. عمران خان نے اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے. کوئٹہ میں غداری اور بغاوت کا گزشتہ دنوں مقدمہ درج ہوا تھا. اس مقدمے میں بلوچستان پولیس وارنٹ گرفتاری لے کر پہنچ گئی ہے. اب موصوف گرفتاری تو دیں گے نہیں بلکہ ایک اور ٹرک تیار کریں گے اور پہنچ جائیں گے وہاں جہاں سے ریلیف ملتا ہے. مطلب اس کے خلاف بھی چلے جائیں گے عدالت میں, جی مجھے ضمانت دی جائے اور میں کوئٹہ نہیں جاؤں گی والی بات آ جائے گی, میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اب عمران خان صاحب کہیں گے میں کوئٹہ نہیں جاؤں گی, عمران خان صاحب کہیں گے میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی. کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے مسئلے مسائل بار بار ہم کیا ڈسکس کریں, ایک ہی بڑا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ ان کو وہاں پہ دوائی نہیں ملے گی اور وہ دوائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے. انہوں نے کوئی ایسا پلان بھی نہیں کیا ہوا تھا. ان کے پلان کے مطابق تو وہ 10 سال تک اقتدار کے ایوانوں میں رہیں گے اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں پھینکتے رہے ہیں. لیکن یہ گیم الٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک چال دنیا میں انسان چل رہے ہوتے ہیں اور دوسری چال جو ہے وہ خدا چل رہا ہوتا ہے اور خدا کی چال جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے. شاید یہ بات عمران خان کو کسی نے سمجھائی نہیں تھی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.